कहते हैं आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, ये हमारे सपनों की खिड़की होती है। इन्हीं आंखों से हम रंगों को पहचानते हैं, अपनों को महसूस करते हैं और इस दुनिया के हर खूबसूरती को जीते हैं। जो इंसान इन आंखों की रोशनी की रक्षा करता है वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, उम्मीद की एक किरण बन जाता है। एम्स न्यू दिल्ली एक स्टूडेंट का एक सपना होता है वहां से शिक्षित हो, MBBS डिग्री ले और चिकित्सा में अपना नाम रोशन करे, लेकिन एम्स छोड़कर बिहार आना ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप रहा। बिहार जाके क्या करोगे? 196 की बात है, मतलब बिहार में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ दिल्ली में रह के और खासकर 90 का वो दशक कि दिल्ली में ही रह के बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन पता नहीं कि मेरा लगाव अपने स्टेट से, अपने राज्य से ऐसा था कि मुझे यहाँ खींच लाया। तो कितनी सर्जरी कर चुके हैं? कोविड का जो समय आया था सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा था। हर घर में कंप्यूटर तो था नहीं, सब लोग मोबाइल पे बच्चे पढ़ते थे। लोगों को आंखों का आंसू सूखता है, पलकें कम झपकती जिससे कि आंखें ड्राई होती है, आंख का आंसू थोड़ा सूखता है, ब्लिंकिंग कम होती है, आंखें सूखती है, उसके चलते जलना, चुभना, गड़ना, डरना, खुजली पानी, एक प्रॉब्लम ये आता है। बच्चों में दूसरा प्रॉब्लम आता है कि लगातार नज़दीकी काम करने के चलते एक ट्रिगर इफेक्ट आता है, मायोपिया। ये देखा गया कि कोविड के दौरान कई बच्चे जो कि पहले चश्मा नहीं लगाते थे अब चश्मा लगाने लगे। कुछ बच्चे जिनका कि पावर स्थिर हो चुका था उनका पावर बढ़ना चालू हो गया। क्या प्रदूषण का भी असर हमारे आंखों में पड़ रहा है? बड़ों में पोल्यूशन के चलते अगेन वही आंखों में जलना, चुभना, गड़ना और लहरना, लाल हो जाना, ये बहुत आम बात है। कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्राई आई, उसको आपको कम करने के लिए जब भी आप कंप्यूटर मोबाइल पे रहते हैं तो अपनी पलकों को 1 मिनट में 10 से 15 बार झपकाने की आदत बनाइए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारी पलकें हैं एक प्रोटेक्शन का काम करती है, साथ ही साथ एक तरह से वाइपर का काम करती है जो आंसू को, कॉर्निया को भिंगाते रहती है। और हमारी कॉर्निया जो बाहरी जो पारदर्शी परत है आँख का, उसका जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, ऑक्सीजन जो आंसू में रहता है उसके द्वारा मिलता है। 20-20-20 रूल जिसमें क्या है कि हर एक 20 मिनट में आप 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखिए, ताकि लगातार जो आप नज़दीक देख रहे हैं जिसके चलते आपकी आंख की मांसपेशियों में तनाव आ रहा है। लोग सोचते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आंखों में पानी का छींटे मारेंगे तो आराम मिलेगा। आई डोनेशन, कितने लोग अभी अंधे हैं कॉर्निया ब्लाइंडनेस के चलते। वक्त इस दुनिया को क्या देकर जाएंगी आप? मैं अपनी आंखें आई बैंक को दे जाऊंगी, जिससे कोई खूबसूरत दुनिया फिर से देख सके मेरे जाने के बाद। कॉर्निया, जैसे कॉर्निया जो बाहर का ट्रांसपेरेंट लेयर अगर ओपेक हो गया, कई वजहों से होता है, जैसे कि इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, चोट के चलते हो सकता है, या ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम के चलते हो सकता है। कई लोग नहीं देख पा रहे इसलिए कि जो कॉर्निया है उनका ओपेक हो गया, मतलब उसकी पारदर्शिता खत्म हो गई। साइंस इतना डेवलप कर चुका है, लगभग सभी चीज़ों का कृत्रिम आर्टिफिशियल पार्ट बनाया जा चुका है, लेकिन कॉर्निया का आर्टिफिशियल पार्ट नहीं बना है। कॉर्निया को रिप्लेस करने का एक ही तरीका है, जिसकी मृत्यु हुई अगर वो अपना कॉर्निया या आई डोनेट करे, उसका कॉर्निया अगर हम लोग ट्रांसप्लांट करें तो आदमी को फिर कॉर्निया के चलते जो नहीं दिख रहा था वो दिखना चालू हो जाएगा। तो इतने लोग हैं जो कि कॉर्निया की कमी के चलते नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर पीके पॉडकास्ट, वो मंच जहां बिहार की जमीन से उठती बदलाव की कहानियां हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर पीके और आज का ये विशेष एपिसोड उन सभी लोगों के लिए है जो मानते हैं कि बिहार में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था संभव है। कहते हैं आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, ये हमारे सपनों की खिड़की होती है। इन्हीं आंखों से हम रंगों को पहचानते हैं, अपनों को महसूस करते हैं और इस दुनिया के हर खूबसूरती को जीते हैं। और जो इंसान इन आंखों की रोशनी की रक्षा करता है वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, उम्मीद की एक किरण बन जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिर्फ एक अस्पताल नहीं बनाया बल्कि बिहार में भरोसे और विश्वास की नई रोशनी जलाई है, खासकर नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुभाष प्रसाद जी, पटना के प्रतिष्ठित दिव्य दृष्टि आई सेंटर के संस्थापक और चिकित्सक जगत में एक ऐसा नाम जो सेवा, तकनीक और संवेदना तीनों का प्रतीक बन चुका है। उनकी शैक्षणिक यात्रा देश के सर्वोच्च संस्थान ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली से शुरू हुई, लेकिन उनका सपना यही बिहार की धरती में आकर लिया, जहां उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो बदलाव राजधानी दिल्ली में नहीं, अपने घर से भी शुरू की जा सकती है। तो आइए आज इन विशेष बातचीत में हम जानेंगे संघर्ष की कहानी,
सफलता का सफर और बिहार की सेहत को लेकर उनका बड़ा विजन। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। और एक तरह से देखा जाए तो हमारा सौभाग्य है कि आज पीके पॉडकास्ट में आज हमारे गेस्ट के रूप में आप यहाँ आमंत्रित हुए। तो कैसा लगा सर? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ आपसे शेयर कर सकूं और लोगों को बता सकूं, इस आप एक उचित माध्यम है, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। कैसा रहा सफर? क्योंकि एम्स न्यू दिल्ली सारे एक तरह से एक स्टूडेंट का एक सपना होता है वहां से शिक्षित हो, एमबीबीएस डिग्री ले और चिकित्सा में अपना नाम रोशन करे, लेकिन एम्स छोड़कर बिहार आना ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप रहा। जी जरूर। सच बात है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाना एक सपना के बराबर होता है जी। और वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, क्योंकि वो एपेक्स इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, जी। पूरे विश्व में जाना जाता है। वहाँ की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि आप बहुत ही उसमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्पेशलिटी में बहुत काबिल डॉक्टर बन के निकलते हैं, और आपके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं। कैपिटल्स या बड़े बड़े मेट्रोज में आपकी रिक्वायरमेंट, आप जहाँ भी रिक्वायरमेंट है आप जाएंगे तो आपको लिया जा सकता है। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं वापस बिहार में आऊँ, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों अंदर से लगता था हमेशा कि मुझे बिहार ही जाना है। यहाँ तक कि मैं जब वहाँ रिजिग्नेशन के लिए मैंने लेटर डाला तो वहाँ के जो चीफ हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को वहाँ चीफ बोलते हैं जी, राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र, उन्होंने बोला कि नहीं बिहार जाके क्या करोगे, खास करके 1996 की बात है, बोला बिहार में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ दिल्ली में रह के, और खासकर 90 का वो दशक, यस, तो कि आप कि दिल्ली में ही रह के बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन मुझे चूंकि पता नहीं कि मेरा लगाव अपने स्टेट से, अपने राज्य से ऐसा था कि मुझे यहाँ खींच लाया, और मैं सबसे पहले इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में योगदान दिया कुछ सालों तक। फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि आई सेंटर की स्थापना मैंने 2002 में की। तो क्या माता पिता, परिवार और दोस्तों की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं है कि वे बिहार जाके क्या करोगे, खासकर वो समय जहां से शायद अच्छे अच्छे डॉक्टरों का पलायन हो रहा था? ऐसे देखा जाए तो मेरे माता पिता बहुत ही साधारण लोग थे, अब तो नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को इस बारे में नहीं होता था कि जो मेरा डिसीजन होता था उसको वही लोग मानते थे कि यही सही है। और मुझे लगता था कि ठीक है, माता पिता वहाँ जिस प्रदेश में है मुझे भी वहाँ रहना चाहिए, बस यही सोच के। नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ थी विदेश जाने का भी, बहुत कुछ करने का, लेकिन मैं लौट के बिहार ही आया। आपको मातृभूमि भी मिला और माता पिता भी मिले। तो सर आप अब तक कितनी सर्जरी कर चुके हैं? देखिए, हर साल हमारे अस्पताल में कम से कम 5000 ऑपरेशन होते हैं। और 2002 से तो मैं अपने प्राइवेट सेंटर में हूँ, उसके पहले इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, उसके पहले एम्स में। अगर उस हिसाब से जोड़ें तो संख्या लाखों से ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी, तो लाखों सर्जरी आप कर चुके। तो क्या लगता है सर, आई सर्जरी के बाद क्या आईज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है? जी, आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतना उन्नत हो चुकी है, इतनी उन्नत है, पहले वाला ज़माना में आप शायद आपको अगर याद करें आज से 20 साल पहले, तो कैसे कैंप में ऑपरेशन हुआ करता था, जिसमें कि बड़ा चीरा लगता था, पट्टी बांधी जाती थी आँख में, फिर उसके बाद एक मोटा चश्मा लगाया जाता था। वो ज़माना चला गया। अब है कि इतने सूक्ष्म तरीके से, इतने एडवांस्ड मशीन से, और ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी हो गई है डॉक्टर्स की, और इतने सारे इक्विपमेंट आ गए हैं जो कि आँख को बहुत ही प्रिसाइजली, क्योंकि आँख बहुत नाजुक ऑर्गन है, एक छोटे से पार्ट में सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, तो उसको ज़्यादा अच्छा से काम कर सके ऑपरेशन के बाद भी। तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो चुकी है, लोग ऑपरेशन करा के इनफैक्ट दूसरे दिन से काम पे वापस भी जा सकते हैं, और नियर नॉर्मल विजन सबको मिल जाता है। कई बार तो होता है कि यूथफुल विजन जिसको कहते हैं, वैसा विजन आ जाता है। देखिए सर, आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और खासकर आज की इस डिजिटल एरा में ये सवाल और प्रासंगिक हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, महत्व हो जाता है कि भाई आंखें खराब क्यों होती। और क्योंकि अभी देखा जाए बहुत सारे कारण हैं, पोल्यूशन है, जो हमारा डिजिटल एरा आ चुका है, प्लेटफॉर्म्स हो गए, दिन भर हम स्क्रीन के सामने रहते हैं, जो स्क्रीन टाइम लोगों का, खासकर बच्चों का देखा जाए तो 9-9 घंटे से ज़्यादा जा रहा है। तो क्या कारण, मुख्य कारण क्या रहा है आंखों खराब होने का, और आज के इन्वायरमेंट में क्या मुख्य कारण है? देखिए, बच्चे जो आजकल बहुत सारा बच्चे क्या होते हैं कि मोबाइल, और खास करके जो कोविड का जो समय आया था, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा था जी। ऑनलाइन में हर घर में कंप्यूटर तो था नहीं, सब लोग मोबाइल पे बच्चे पढ़ते थे, और उसका एक लत भी लग गया बच्चों का। आजकल इतने सारे डिस्ट्रक्शन के साधन है मोबाइल पे कि बच्चे बहुत सारा समय अपना मोबाइल पे बिताते हैं।
उसके चलते दो प्रॉब्लम होती है। एक तो मोबाइल में और कंप्यूटर में देखने के चलते लोगों की आंखों का आंसू सूखता है, अच्छा, पलकें कम झपकती है, जिससे कि आंखें ड्राई होती है, आंख का आंसू थोड़ा सूखता है, ब्लिंकिंग कम होती है, ब्लिंकिंग कम होती है, आंखें सूखती है, उसके चलते जलना, चुभना, गड़ना, लड़ना, खुजली पानी, एक प्रॉब्लम ये आता है। बच्चों में दूसरा प्रॉब्लम आता है कि लगातार नज़दीकी काम करने के चलते एक ट्रिगर इफेक्ट आता है, मायोपिया, मतलब कि निकट दृष्टि दोष बढ़ाने का जो है ना, उसमें एक तरह से स्टिमुलेट करता है। उसके चलते बच्चों में चश्मे का नंबर भी बहुत ज़्यादा आता है। ये देखा गया कि कोविड के दौरान कई बच्चे जो कि पहले चश्मा नहीं लगाते थे, अब चश्मा लगाने लगे। कुछ बच्चे जिनका कि पावर स्थिर हो चुका था, उनका पावर बढ़ना चालू हो गया। तो ये प्रॉब्लम, ये समझिए कि डिजिटल युग का एक देन है। और बड़ों लोगों में वही, जैसे मैंने बताया, कि आंख का आंसू सूखता है। दूसरा कि आई स्ट्रेन, लगातार आप नज़दीक काम करेंगे, आपकी आंख की मांसपेशियों में तनाव आएगा, थकावट के चलते आंखों में दर्द, सिर में दर्द, ये एक अलग प्रॉब्लम है। ये तो मैंने देखा कि आंखों का भी प्रेशर होता है ये में खाल में जाना। तो क्या सर स्क्रीन टाइम ही मुख्य कारण रहा है? और एक चीज आज देख रहे हैं, हालांकि बिहार में, पटना में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली या फिर प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या प्रदूषण का भी असर हमारे आंखों में पड़ रहा है? जरूर जरूर। प्रदूषण जैसे कि पूरे शरीर में, खास करके हमारे फेफड़े को तो असर करता है। आंख में चूंकि जो भी पार्ट एक्सपोज्ड है, जैसे हमारी आंखें एक्सपोज्ड है पोल्यूशन के लिए, तो आंखों में उसके चलते एलर्जिक बीमारी होती है। उसके चलते आंखों में जलना, चुभना, खुजली होना, गड़ना, ये आम बात है। खास करके अभी जो जैसे वसंत ऋतु आ रहा है, गर्मी जैसे शुरुआत हो रही है, अब डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ेंगे, तो उसके चलते बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। आंखों में ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग खास करके देखते हैं 1 साल के बच्चे से 10-15 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है अभी, खास करके गर्मी में। खुजली बीमारी, जिसको हम लोग स्प्रिंग कटार बीमारी भी बोलते हैं, वो है। बड़ों में पॉल्यूशन के चलते अगेन वही आंखों में जलना, चुभना, गड़ना और लहरना, लाल हो जाना, ये बहुत आम बात है। और जैसे गर्मी खत्म होगी, बरसात आएगा, फिर बरसात में जानते हैं कि गंदगी के चलते फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा फैलता है। बिहार बहुत में कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया। ये भी समस्या पॉल्यूशन के चलते ही समझिए कि आती है। अतः आंख सबसे डेलिकेट ऑर्गन है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सपोज्ड है। मुझे याद है जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के एरा में थे और जब कलर टीवी आने की बात हुई, तो हम लोग डरे रहते थे कि भाई आंखों पर असर पड़ेगा, या तो हम लोग देखते थे कि भाई थोड़ा ब्राइटनेस कम कर ले या दूरी देखे। लेकिन अब तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि भाई स्क्रीन टाइम तो सब कुछ सामने में है, तो इससे तो बचना मुश्किल है सर। लेकिन क्या इसका समाधान क्या है? जी देखिए, कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्राई आई, उसको आपको कम करने के लिए जब भी आप कंप्यूटर, मोबाइल पे रहते हैं, तो अपनी पलकों को 1 मिनट में 10 से 15 बार झपकाने की आदत बनाइए। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारी पलकें हैं, एक प्रोटेक्शन का काम करती है, साथ ही साथ एक तरह से वाइपर का काम करती है, जो आंसू को, कॉर्निया को भिंगाते रहती है। और हमारी कॉर्निया, जो बाहरी जो पारदर्शी परत है आंख का, उसका जो भी समझिए न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, ऑक्सीजन जो आंसू में रहता है उसके द्वारा मिलता है। अगर आंसू नहीं ठीक से कॉर्निया के ऊपर गया, तो फिर उसके चलते जो समस्या मैंने बताया, जलना, चुभना, गड़ना, सब वो होता है। तो आप पलकों को झपकाइए 1 मिनट में 10 से 15 बार, कम से कम जानबूझ के झपकाइए, क्योंकि ये कम हो जाता है। एक तरह से जैसे लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं नाक के लिए, उसे पलके झपकाना नेसेसरी है, ऑक्सीजन हमारे आंखों के लिए। दूसरा चीज बोला जाता है 20-20-20 रूल जी। इसमें क्या है कि हर एक 20 मिनट में आप 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखिए, ताकि लगातार जो आप नजदीक देख रहे हैं, जिसके चलते आपकी आंख की मांसपेशियों में तनाव आ रहा है, जो कि अंतिम रूप में जाके आपकी आंखों में दर्द और सिर में दर्द पैदा कर सकता है, उसको कम करने के लिए बीच बीच में ब्रेक लीजिए, बीच बीच में आप दूर देखिए, 20-20-20 रूल फॉलो करिए। और एक चीज़ और भी हम कहना चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आंखों में पानी का छींटे मारेंगे तो आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर लगातार पानी का छींटा आप आंख में मारते हैं, तो आपकी आंखों में जो मॉइस्चर, नमी, जो नेचुरल टीयर है, वो भी धुल जाता है। तो वो एक बहुत अच्छी आदत नहीं है। और लोगों, ये तो मिथ है, लोगों को कहते थे भाई बाहर से आए सब आंखों में पानी मारो, हर समस्या का। आंखों को ना धोल के पलक को धोएं, पलक में गंदगी है वो धोएं, लेकिन आंखों में जो नेचुरल टीयर है उससे अच्छा कोई चीज नहीं है। यानी हम अपने शरीर का नेचुरल वाइपर जो आंख के पलक है उसका इस्तेमाल करें, rather than जबरदस्ती जोर से पानी डाल के चेहरे पे ला ले। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छा हमें मालूम चला। सर, एक हम लोग यूज करते हैं अपनी आंखों की तरह एक कॉन्टैक्ट लेंस, और एक फैशन बन गया है, अब देखिए तो एक ब्यूटी कॉस्मेटिक की तरह यूज हो रहा है। तो आप क्या उसको लगाना कितना तक सही मानते हैं, कितना रिस्क फैक्टर है? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस 2 वजह से, जैसा कि आपने बताया कि एक फैशन, लेकिन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिसको चश्मा का पावर ज़्यादा है जी। वो अगर चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं,
एक तो जो हो गया कॉस्मेटिक के कंससनेस के चलते, जी दूसरा कि किसी को जैसे कि सोशल रिक्वायरमेंट है, शादी ब्याह के मौसम में खास करके लड़कियां या जी कोई पार्टी में जाती हैं तो जी। कॉन्टेक्ट लेंस लगा के जाती हैं। जी कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के समय ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि साफ हाथों से लगाना है, साफ हाथों से उतारना, नहीं जी। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो चीज़ को ध्यान देना होगा। लेकिन और भी कई तरीके हैं चश्मा उतारने का, तो जैसे कि आप सुने होंगे लेसिक लेजर या कंट्यूरा विजन, जिससे कि जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको चश्मा से परमानेंट अगर छुटकारा चाहिए तो कॉन्टेक्ट लेंस से भी बेहतर एक तरीका है परमानेंट उपाय, जिसको लेसिक लेजर बोलते हैं या कंट्यूरा विजन बोलते हैं, जिसमें कि हमारी आँख के कॉर्निया के आकार को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही स्पेशलाइज और प्रिसाइज तरीके से हम लोग उसका आकार को थोड़ा सा बदल सकते हैं, जिससे कि जो चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फोकल पॉइंट का एडजस्टमेंट शायद होता है। हाँ, वो एक्चुअली पावर का एडजस्टमेंट होता है कॉर्निया का। तो सर कितना सफल रहता है ये? काफी सफल है, क्योंकि ये जो डिजाइन ही किया गया है यंग एनर्जेटिक एक्टिव प्रोड्यूसिंग पर्सन्स में, जिनकी की रोशनी अच्छी है, सिर्फ चश्मा लगा रहे हैं, इसलिए ये टेक्नोलॉजी ऐसा डिवाइस किया गया, इसमें चांसेस ऑफ सक्सेस होने का मोर देन 99% है। आप इसको इस तरह से तुलना कर सकते हैं कि जैसे कोई हवाई जहाज उड़ता है तो उसके पीछे पहले कितना चेक रीचेक और सारा कुछ होने के बाद ही टेक ऑफ होता है, ये होता है, उसी तरह का ये टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम है। लेकिन सर आपने तो केवियट यूज कर दिया कि भाई वो यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, तो जो यंग नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, चूंकि ये जो टेक्नोलॉजी उन्हीं लोगों के लिए है, इसलिए ऑब्वियसली इसमें जरा सा भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है इस टेक्नोलॉजी। लेकिन जो यंग नहीं है क्या वो ये सर्जरी करा सकते हैं लेजर? नहीं, जैसे ये चश्मा उतारने का जो था 18 से सामान्यतः 40 या मान लीजिए 45 साल के लोगों के बीच में कराना ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 40 साल होने के बाद फिर नज़दीक का चश्मा जो ओल्ड एज के चलते आता है वो ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो कई लोग हैं जो 40 के पहले ही कराते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि 45-50 साल तक भी पावर बहुत ज़्यादा है तो करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि 45-50 साल आते आते कुछ लोगों में आंखों में बदलाव, जैसे कि मोतियाबिंद का बदलाव आना चालू हो जाता है, तो उसके लिए अलग तरीका होता है। तो देखा जाए तो अगर मानते हैं कि ये ऑपरेशन हुआ तो या वन टाइम ही लगेगा कि एटलीस्ट यंगस्टर्स में तो गारंटीड रहती जी, है? ये वन टाइम है, लेकिन ये इसलिए आप वन टाइम कह सकते हैं कि इसको किया ही जाता है उस समय जब आंख का पावर स्थिर हो जाता है। जी सामान्यतः 18 साल के बाद लोगों का पावर माना जाता है कि स्थिर हो गया, उसके बाद ही इस प्रोसीजर को अपनाना चाहिए। लेकिन चूंकि बॉडी में थोड़ा बहुत चेंजेस चलता है तो हल्का फुल्का 0.25 0.5 का फर्क किसी में आ सकता है, बट बाय एंड लार्ज जिनको मान लीजिए 6-7-8 डायप्टर का चश्मा लग रहा है वो उतर जाता है और बिना चश्मे का आराम से सब कुछ देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। ये खास करके इंपॉर्टेंस रखता है उन युवाओं में जो कि नौकरी के लिए जिनको चश्मा नहीं लगाना है उनके लिए, या कई लड़कियां या स्पोर्ट्स पर्सन या सोशल रीजन से। बिहार में अभी भी है मिथ है कि लड़की अगर चश्मा पहनती तो पता नहीं क्यों अभी भी लोग सोचते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है शादी कराने में तो मुश्किल शादी के लिए जैसे बहुत लोग हम लोग के पास आते हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही है तो चश्मा उतरवाना है जी, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जी जी सर, यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं और एज हमारे डिजिटल, तो एआई अब आप देख रहे हैं कि भाई एआई समिट हो रही है हमारी और भारत कितना नाम रोशन कर रहा है, तो आज इस देखा जाए आई सर्जरी में एआई का कितना उपयोग है और कितना विश्वसनीय ये टेक्नोलॉजी आई सर्जरी के मामले में है? देखिए, एक चीज़ तो कह दे कि कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ जरूर इम्पोर्टेंट, लेकिन जैसे मशीन चलाने वाला ड्राइवर या उसको ऑपरेटर वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी भी है जी। एआई का रोल डेफिनेटली है। बहुत सारी बीमारियों में आप है कि एआई के द्वारा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से उसका प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट में आप है कि एआई के द्वारा कई बार होता है कि मशीन उसको रीड करेगी आपकी आँख को और बता देगी कि आपकी आँख के अंदर डायबिटीज की बीमारी कितनी है। पहले होता था कि डॉक्टर देखते थे पुतली फैला के, तो ये अभी भी, लेकिन उसको ग्रेडिंग अभी भी डॉक्टर्स ही ठीक से कर सकते हैं जी। तो आप स्क्रीनिंग कोई भी कर सकता है उससे कि मेरी आंखों में गड़बड़ी आएगी नहीं। दूसरा, वो प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले सालों में कितना दिन में हो सकता है कि आपको डायबिटीज के चलते या ग्लोकोमा के चलते रोशनी कम हो सकती है। उस तरह के लोगों में आप शुरू से ही कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, जो ट्रीटमेंट की बात है, तो ट्रीटमेंट में है कि आजकल डिजिटल इमेजिंग आंख का लिया जाता है ऑपरेशन के पहले, कई सारे ऑपरेशन में जी। उसका इमेजिंग करके ऑपरेशन के दौरान वही इमेज आंख के ऊपर प्रोजेक्ट करके हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे इंसिजन लगाना है, कितना लेवल पे जाके ये करना है, इससे कि प्रिसीजन और बढ़ जाता है और रिजल्ट और भी अच्छा हो जाता है। यानी आपको बहुत हद तक एआई सप्लीमेंट कर रहा है, सप्लीमेंट और इफिशिएंसी को बढ़ा रहा है और इतने से
वास्ट डेटाबेस के चलते आपको एटलीस्ट एनालिटिक्स के रूप में आपको डेटा सामने आ रहा है। तो क्या शुगर लेवल और आई ऑपरेशन करने की फिजिबिलिटी वो भी एआई डिटेक्ट कर पा रही है? नो, वो शुगर लेवल और आई नहीं, शुगर वाले पेशेंट में जैसे कि ये आपको बता दें, इस डायबिटीज़ के चलते आंखों में एक बीमारी बहुत सारी चीज़ें को अफेक्ट करता है आंख में भी, बट आंख का जो पर्दा रेटिना जिसको बोलते हैं जी। उसमें असर आने के बाद रोशनी परमानेंट जा सकती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ कितनी बड़ी समस्या है, लगभग 10 करोड़ भारतीय अभी डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। और हर एक डायबिटीज़ लोगों में ये बीमारी जरूरी नहीं कि हो कि आंख को असर करे, लेकिन लगभग 20% लोगों को जो भी डायबिटीज़ से ग्रसित है उनकी आंख में कोई ना कोई बीमारी आनी ही आनी है। तो उसमें कि जो एक तरह से समझिए कि एआई के द्वारा कुछ आंखों में रीडिंग करके वो कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है कि किसमें तेजी से प्रोग्रेस कर सकता है, किसमें नहीं कर सकता है। बट फ्यूचर प्रेडिक्शन आ जाती है। आ सकती है, लेकिन उसमें ये है कि ऐसे भी जान चाहिए, जैसे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये लोगों को कहना चाहेंगे, डायबिटीज में आंखों में कोई लक्षण नहीं होता है शुरू में। अच्छा। आपकी रोशनी धीरे धीरे जा रही होती है और आप ये सोच रहे होते हैं शायद मेरा चश्मा के चलते रोशनी खराब हुआ या मोतियाबिंद के चलते खराब हुआ, लेकिन उसमें आंखों में जो ब्लड आ जाता है डायबिटीज के चलते, सूजन आ जाता है, वो रोशनी जो जाती है परमानेंट जाती है। तो ग्लूकोमा का जो अपने बोल रहे थे, जो काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद एक और साथ में एक अलग बीमारी होती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में आप बीच में जब तक आप नेत्र चिकित्सक से नहीं मिलेंगे आपको पता नहीं चलेगा, और पता चला कि एक दिन आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि डॉक्टर चाह के भी आपका हेल्प नहीं कर सकते। तो WHO का गाइडलाइन यही है कि हर एक डायबिटीज या मधुमेह वाले लोगों को साल में एक बार अपनी आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए, और अगर आंखों में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो डॉक्टर आपको बताएंगे कितने दिनों पे आपको जरूर आना चाहिए। तो समय पे ट्रीटमेंट हो तो आप आंखों की रोशनी को एक लंबा दिन से बचा सकते हैं, और ट्रीटमेंट के थ्रू जो चीज तुरंत आने वाली है उसको आप एटलीस्ट फ्यूचर में टाल सकते हैं। जरूर। तो अभी आई सर्जरी की आपने बात की, सबसे टफ आई सर्जरी आपके अनुसार क्या रहा है, क्या है? देखिए, सर्जरी वर्ड ही एक ऐसा है कि मतलब काट छांट ये वो, तो एक पेशेंट के लिए तो सर्जरी तो सब सर्जरी है तो टफ ही है जी। एक सर्जन के लिए ये कह सकते हैं कि पहले के समय से अब के समय में, जैसा मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी प्लस टेक्निक प्लस ट्रेनिंग, 3T को आप देख लीजिए, तो ये सब मिला के जो रिजल्ट है वो अच्छा होने लगा है। और सर्जरी पहले जिसमें 1 घंटा भी लगता था, आजकल है कि लोग 8 मिनट 10 मिनट में, जैसे कैटरेक्ट का सर्जरी 8 मिनट 10 मिनट में बिना कॉम्प्लिकेशंस के कर लेते हैं। तो आँख में ऑपरेशन करते वक्त जितना कम समय में जितना अच्छा से अच्छा हो जाए वो उतना अच्छा है। तो डिफिकल्टी तो कुछ सर्जरी है जो कि इसको डिफिकल्टी हम लोग नहीं कहेंगे, जैसे कि आँख में भी बहुत सारे भाग हैं, कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया जैसे मोतियाबिंद होता है, रेटिना हो गया, ग्लोकोमा हो गया, या पलक की बीमारी हुई। तो आजकल आँख में भी बहुत सारे चीज़ों के लिए सब स्पेशलिस्ट हो गए हैं जी। जो पलक का काम करते हैं वो दूसरा रेटिना का काम उतना नहीं अच्छा से नहीं कर सकते हैं, सब में सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। तो जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट है उनके लिए सर्जरी बहुत आसान है, बट मरीज के लिए तो वो सर्जरी एग्जैक्टली। तो आपने बताया जैसे कि बहुत अच्छा टिप्स दिया आपने कि अगर बढ़ती उम्र में जनरली मोतियाबिंद होता ही है, और अगर पेशेंट शुगर है तो भाई उसके लिए डबल मार पड़ जाती है, क्योंकि जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो आपने एक सोल्यूशन बताया कि ठीक है, चलिए हर साल अगर हम जांच करते रहे तो उन चीज़ों को पता लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि भाई हम मोतियाबिंद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दवा लेके उस चीज़ को एटलीस्ट सॉल्व करें या टाल सके। तो ये एक बहुत बड़ा टिप्स दिया आपने। मोतियाबिंद तो बहुत आसान है उसका इलाज, बट जो आंख के अंदर रेटिना में असर आता है डायबिटीज में, वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, मतलब कि जो गई रोशनी वो लौटती नहीं है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। उस पर लोगों को फोकस करना जरूरी है। डायबिटीज वाले लोगों को ये ध्यान देना है कि शुरू में आपको कोई लक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप देर करेंगे तो आपके आंख का इलाज करने लायक नहीं भी हो सकता। तो परेशानी हो ना हो, डायबिटीज पेशेंट को हर साल अपना आंखों के जांच करवाते रहना चाहिए। सर, गर्मी का मौसम आ रहा है और शायद अभी कुछ देर में हमारे स्टूडियो में भी एसी चालू हो जाएगा, तो इस गर्मी के मौसम में हम किस तरीके से आंखों का ध्यान रखें? क्योंकि अभी देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है जब हम लोग यूके में थे तो वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता था, तो हम लोगों को एक स्पेशल अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए चश्मा लगाना पड़ता था। लेकिन वैसी स्थिति तो खैर भारत की नहीं, लेकिन गर्मी का तपिश और पोल्यूशन एक एड ऑन आ जाता है। तो किस तरीके से इस गर्मी में अपने आंखों का संभाल सके या उसका देखभाल रख सके? जो लोग बाहर आउटडोर जिनका काम है, जो आना जाना करते हैं, उनके लिए यही सबसे बड़ा निर्देश है कि आप कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव ग्लास लगा के निकलें। मेरा तो कहना ये होगा कि ऐसे चश्मा जिसमें कि यूवी ब्लॉकर हो जी। अब जैसे कि डार्क ग्लास पहनना यहाँ पे लोग फैशन समझते हैं, बट एक रिक्वायरमेंट है।
उसमें यूवी ब्लॉकर होना चाहिए, जिससे कि सूरज की जो हार्मफुल किरणें हैं, जिसको जी। पराबैंगनी किरण हम लोग बोलते हैं, जो जी। कि नुकसान करता है। जी। देखा गया कि यूवी रेज अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं तो आपकी आंखों में मोतियाबिंद जल्दी आएगा, आपकी रेटिना में उम्र के चलते जो डिजनरेशन होता है वो जल्दी आता है। तो आप काला चश्मा, प्रेफरेबली काला चश्मा वो भी यूवी ब्लॉकर ग्लास के साथ जरूर पहने, वो आपको उससे बचाएगा। दूसरा है कि जो डस्ट वगैरह आते हैं या और भी दूसरे पॉल्यूशंस आते हैं, उससे वो भी प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया बाहर के लिए। और जब एसी चलाते हैं तो रूम में जब आप एसी में कुछ काम कर रहे होते हैं तो अगेन चूंकि नमी कमी हो जाती है रूम में, तो उसके चलते आंखों का ड्राइनेस का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि गर्मी में थोड़ा ध्यान देना। प्लस गर्मी से रिलेटेड जैसे मैंने बोला कि बच्चों में खुजली की समस्या बहुत बढ़ जाती है। सर, जब चश्मे की बात हुई और खासकर जब ब्लैक ग्लासेस की बात हुई, और हर आदमी खूबसूरत दिखना चाहता है, फैशनेबल चश्मे पहनता है, रोड साइड बहुत सारे चश्मे बिकते हैं और हम लोग केयरलेस होते हैं कि चलो सस्ते मिल रहे हैं, हम उसको डाल लेते हैं। और खासकर अगर थोड़ा समय के लिए पहन रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बहुत समय के लिए पहन रहे हैं, क्या ये रिकमेंडेबल है? चश्मा बाहर में जो मिलता है ऑब्वियसली देखिए वो एक सिंपली एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन का काम कर सकता है, लेकिन अगर उसमें कुछ पावर वगैरह कुछ रहा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा से फिनिश्ड नहीं रहता है, कुछ उसमें पावर रहा जो कि आपकी आंखों की ज़रूरत नहीं है, तो आंखों में थोड़ा नुकसान तो कर सकता है। प्लस उसमें यूवी ब्लॉकर नहीं होता है, क्योंकि यूवी ब्लॉकर ग्लास थोड़े महंगे होते हैं जी। जो रोड साइड में होते हैं। अगर वो यूवी ब्लॉकर बोल के बेच भी रहा तो हो सकता है कि गलत चश्मा दे रहा हो, तो वो तो रिकमेंडेड नहीं है। आप अच्छे जगह से चश्मा खरीदें या ब्रांडेड खरीदें। सर, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बच्चों में भी चश्मा आजकल बहुत कॉमन होता है, क्या कारण है और इस मायोपिया को कैसे कंट्रोल करें? जैसे बताया कि यूसेज जो नज़दीकी काम के चलते मोबाइल वगैरह का यूसेज जो बढ़ गया बच्चों में, तो वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। लेकिन कई बार ये ना जेनेटिक होता है। जैसे पेरेंट्स अगर मायोपिया से ग्रसित, मतलब कि मायोपिया से मेरा मतलब है जब दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसमें नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो उसका आप पहचानेंगे कैसे? जैसे जो बच्चा समझिए कि टीवी पास बहुत नज़दीक जाके देख रहा है जी। या उसको है कि दूर की चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा है, बार बार नज़दीक किताबें बहुत नज़दीक ला के देख रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट लक्षण हो सकता है, शायद बच्चों को आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम है। तो उसको चेकअप जरूर कराना है। कारण जैसे मैंने बताया कि एक जेनेटिक हो सकता है, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को तो जरूर चेकअप कराएं। दूसरा है कि मोबाइल वगैरह से जितना आप दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा। जो स्टडीज जो आई हैं वो ये इंडिकेट करता है कि बच्चा अगर रोज 1 घंटा बाहर धूप में अपना समय बिताएं खेलने कूदने में, तो जो सन होता है वो धूप की किरणें होती है, सूरज की किरणें होती हैं, वो मायोपिया प्रोग्रेशन को थोड़ा कम करता है। अच्छा। तो उसको बचाता है, एक प्रोटेक्टिव उसका रोल है जी। वो एक चीज होना चाहिए ताकि पावर कम बढ़े बच्चों में। यानी धूप में खेलना फायदेमंद है। और लगातार नजदीकी चीजों में उलझे रहना, भी उससे दूरी बना के रखें, तो एक एडिक्शन नहीं होना चाहिए मोबाइल। आजकल के लाइफस्टाइल में बच्चे बाहर पार्क की भी कम जा रहे हैं, विटामिन डी का भी कमी हो रहा है, मायोपिया के शिकार हो रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए बच्चों को थोड़ा सा गार्डन में खेलना, धूप में खेलना, जो हम लोग के जमाने में ज्यादा था, और आजकल मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के जमाने में लोग अपने लिविंग रूम तक सीमित हो गए हैं, अपने फ्लैट, अपने घरों में सीमित हो गए। तो उससे तो बाहर निकले तो आपको मल्टीपल फायदा मिलेगा। तो सर, अगर 6x6 अगर मेरा आई साइट है तो क्या फिर भी चेकअप कराना जरूरी है? जरूर। जैसे 6x6 विजन, जो नॉर्मल विजन होती है, हम लोग जो आंकते हैं उसमें 6x6 विजन का मतलब हुआ कि आपकी विजन पूरी तरह से ठीक है डिस्टेंस वाली जी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसा है जो कि 6x6 में भी आ रही होती है लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे एक बीमारी बहुत भयानक है जिसको ग्लोकोमा बोलते हैं हम लोग, काला मोतिया। उसमें क्या होता है कि हमारी रोशनी धीरे धीरे साइड से कम होती चली जाती है। जैसे हम लोग जो देखते हैं सामने, उसके अलावा सामने देखने के अलावा हम लोग का एक फील्ड ऑफ विजन होता है, अगल बगल ऊपर नीचे देखते हैं। ग्लोकोमा में क्या होता है कि धीरे धीरे साइड से ढकते चला जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी रोशनी जा रही है। जब एक डॉक्टर जब आंख का चेकअप करते हैं तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग को लगता है कि शायद ग्लोकोमा हो सकता है, तो हम लोग जांच कराते हैं। अगर ग्लोकोमा निकला तो उसको समय पे अगर नहीं रोका गया, उसके लिए भी कई सारे ट्रीटमेंट है। समय पे पहचान नहीं हुआ, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो रोशनी धीरे धीरे चली जाती है, और उसमें भी रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। और इसमें कोई लक्षण नहीं होता है सिवाय यही कि जब आप अंत स्टेज पे आते हैं तो कुछ आपके हाथ में रहता नहीं है। यही वजह है कि इसको साइलेंट किलर ऑफ द आई भी बोला गया है ग्लोकोमा। तो ये भी एक तरह देखा जाए तो मोतियाबिंद के से ज्यादा बड़ा एक तो बीमारी है, क्योंकि देखा जाए गाँव, हम अगर शहरों की बात करें, चलो यहाँ कॉन्शियसनेस है, जागरूकता ज्यादा है, लेकिन गाँव में जो लार्ज स्केल में
जो हमने सुनते थे कि मोतियाबिंद का कैंप लग गया, ऑपरेशन हो गया, चलो सरकार का फोकस यहाँ तक है, लेकिन ग्लूकोमा की जो बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा बीमारी है जो साइलेंट किलर है, उसका भी शिविर लगता है क्या? उसका भी फोकस हमारे पास सरकारों में है? उसका शिविर नहीं लगता है, लेकिन जब आंख की जांच हो रही होती है तो ये समझिए कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन एक पार्ट है जी, एक पार्ट एंड पार्सल है कि जब हम लोग आंख का या नेत्र का जांच करते हैं तो ये भी देखते हैं ग्लोकोमा है कि नहीं, ग्लूकोमा है कि उसका नहीं? पार्ट है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जो कैटरेक्ट जो होता है ओल्ड एज ग्रुप में जनरली होता है, Yeah. ऐसे बच्चों में भी जन्मजात होता है कई कारण से, लेकिन जो बड़ों में जो मोतियाबिंद होता है ये ग्लोकोमा भी बड़ों में ही ज्यादा होता है। अच्छा, तो जब रोशनी कम हो रही होती है या होती है तो लोगों को लगता है कि शायद मेरी रोशनी मोतियाबिंद के चलते कम हुई है, और ये इस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि जब पूरा पकेगा तब जाएंगे। हाँ, तब तक है कि पता चला कि ग्लोकोमा के चलते रोशनी चली गई और अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ये एक बड़ा एक खराब सिचुएशन आ जाता है जब हम लोग देखते हैं कि लोग आ रहे हैं जिनको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते बहुत दुख पहुंचता है कि जी। एक ऐसी बीमारी जिसको कि समय पे हम लोग अगर पकड़ सके तो हमेशा के लिए उसको रोक सकते हैं, ब्लाइंड होने से आदमी को बचा सकते हैं, वो समझिए। और ये ऐसी बीमारी है कि जिसको आप लोग रिवर्सिबल कर नहीं सकते। तो जब मोतियाबिंद क्या पकने के बाद ही ऑपरेशन हो सकता है? जी एकदम नहीं। ये अब ये जो कॉन्सेप्ट था कि मोतियाबिंद पकने का, ये भ्रांति है एक तरह से। लोग सोचते हैं कि जब पकेगा तभी अच्छा से ऑपरेशन होगा, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब कि देखा जाए तो प्रॉब्लम्स है। मोतियाबिंद पकता है तो क्या उसके उस समय तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कहने का मतलब इतना दिन तक बिना रोशनी के रहे। दूसरा है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आँख के अंदर पर्दे में रेटिना में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं वो भी नहीं देख पाते हम लोग। तीसरा है कि जो आँख के अंदर जो लेंस लगता है उसका जो मेजरमेंट जो होता है सबसे एक्यूरेट तरीके से वो भी नहीं हो पाता है। चौथा है कि अगर वो ग्लोकोमा पक गया मोतियाबिंद तो ग्लोकोमा होने का भी खतरा रहता है, तो इसके चलते रोशनी परमानेंट जा सकती है। पांचवा है कि ऑपरेशन के दौरान जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसको कि फेको बोलते हैं, जो कि छोटे से चीरे से करते हैं, जिसका फायदा है कि आप दूसरे दिन से बहुत कुछ कर सकते हैं। काफी सारे फायदे हैं सूक्ष्म तरीके से ऑपरेशन का, वो चीज नहीं हो पाता, कई बार कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है ऑपरेशन में। तो मोतियाबिंद को पकने नहीं देना है। जब लगे कि मुझे देखने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर बताए कि आपका कम देखने का कारण मोतियाबिंद है, तो इसकी ऑपरेशन तो तुरंत करवा लेना ही ज्यादा फायदेमंद है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि भाई वेट नहीं करना है, और ये जो मिथ है कि लोग कहते हैं अभी रुक जाओ पकने दो, बिल्कुल ये घातक भी हो सकता है। और एक चीज और आपने कहा कि अपने बच्चों को देखे कि भाई अगर वो नजदीक देख रहा है या फिर उसको देखने में वो नॉर्मल नहीं लग रहा है तो जरूर आई चेकअप कराए, और अगर परिवार में हिस्ट्री है तो निश्चित ही चेकअप कराए। क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरे मित्र को बेटी लगता है 7 साल की थी, और वो जब हम लोग कतर में थे बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है क्योंकि वो नजदीक देख रही है, और उसको खुद मोटा चश्मा लगा हुआ था। तो ये अगर आपका ये पॉडकास्ट या ये ज्ञान लोगों को पता होता कि भाई अगर परिवार में ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है और बच्चों का ये ट्रेंड दिखा जा रहा है कि वो टीवी हो या किताबें नजदीक से पढ़े, तो जरूर जांच करवाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फ्लोटर्स दिखे तो कब इमरजेंसी माना जाए? हाँ, फ्लोटर्स क्यों होता है, सबसे पहले तो ये जाने कि हम लोग जो आँख की जो रचना है जी, ये गोलाकार एक समझिए कि पार्ट है, एक ऑर्गन है, ये गोल होता है जी, उसमें जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले कॉर्निया हुआ, उसके काली वाली जो हुई उसको हम लोग पुतली बोलते हैं जी, उसके पीछे हमारा लेंस अवस्थित रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है लेंस, और सबसे अंदर वाला भाग है उसको हम लोग रेटिना या पर्दा बोलते हैं जी। वो लेंस और रेटिना के बीच में जो बहुत बड़ा स्पेस होता है उसमें एक जेली जैसा चीज होता है, विट्रस जेली, अच्छा, ट्रांसपेरेंट जेली जैसा चीज होता है। उसका काम होता है हमारी आंखों का एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह, मतलब कि आंख हम लोग घुमाते हैं तो अचानक एक्सेलरेशन डिसलेरेशन से चलते आंख का जो मूवमेंट के चलते जो नुकसान हो सकता है उसको रोकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो जेली जैसा चीज है धीरे धीरे लिक्विफाई, मतलब स्पाइडर वेब की पतला होने लगता है, पतला होने लगता है। उसके बाद है कि वो रेटिना से सेपरेट होता है, फिर वो ज्यादा घूमता है के अंदर, ज्यादा इधर से उधर उसका मूवमेंट होने लगता है। तो उसी का प्रतिबिंब जब रेटिना में बनता है तो कॉबवेब की तरह या समझिए कि मकड़ा की जाल की तरह, कुछ लोग बोलते हैं मक्खी की तरह दिख रहा है, कुछ लोग बोलते हैं लगता है फतिंगा उड़ रहा है, कई गांव वाले पेशेंट बोलते हैं लगता है आंख के सामने फतिंगा उड़ रहा है। तो ऐसा होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस हो सकता है। लेकिन कुछ बीमारी में जैसे कि अगर आंख का पर्दा आपका फट गया है, रेटिना का छेद हो गया, रेटिना में डिटैचमेंट हो रहा है जी, या आंख के अंदर ब्लड आ गया जैसे डायबिटीज वाले लोगों में जी, या कुछ और खून की नली में गड़बड़ी आने के चलते होता है, अगर ऐसा भी चलते ये काला काला धब्बा दिख सकता है। तो जब भी काला काला धब्बा दिखे इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि 90% चांस है कि वो नॉर्मल एक एजिंग प्रोसेस हो, लेकिन जो कुछ लोगों में अगर गड़बड़ी रही तो समय पे उसका इलाज होना जरूरी है।
देखा जाए, अब हम लोग एक जेनरिक क्वेश्चन से तो हम लोग सवाल हमने आपसे पूछा, अब हम एक नई तरफ आना चाहते हैं जो हमारा सेक्शन है कि भौकाल राउंड, क्योंकि हमारा इस पॉडकास्ट में भौकाल का है और बिहार की लेकिन इससे पहले एक चीज जरूरी बात करना चाहेंगे पंकज जी की डोनेशन से रिलेटेड, आई डोनेशन, ये पार्ट ऐसा है कि आप जानते होंगे कि कितने लोग अभी, मतलब चूंकि मेरा स्पेशलिटी आय है जी, कितने लोग अभी अंधे हैं कॉर्निया ब्लाइंडनेस के चलते, जिनको कि कॉर्निया, जैसे कॉर्निया जो बाहर का ट्रांसपेरेंट लेयर अगर ओपेक हो गया, कई वजहों से होता है, जैसे कि इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, चोट के चलते हो सकता है, या ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम के चलते हो सकता है। कई लोग नहीं देख पा रहे इसलिए कि जो कॉर्निया है उनका ओपेक हो गया, मतलब उसकी पारदर्शिता खत्म हो गई, और जो डोनेट किया जा सकता है। हाँ, जो पारदर्शिता खत्म होगी, तो अभी तक बहुत साइंस इतना डेवलप कर चुका है, लगभग सभी चीज़ों का कृत्रिम आर्टिफिशियल पार्ट बनाया जा चुका है, लेकिन कॉर्निया का आर्टिफिशियल पार्ट नहीं बना है जी। कॉर्निया को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते आर्टिफिशियल कॉर्निया से जी। ये कॉर्निया को रिप्लेस करने का एक ही तरीका है, जिसकी मृत्यु हुई, अगर वो अपना कॉर्निया या आई डोनेट करे, उसका कॉर्निया अगर हम लोग ट्रांसप्लांट करें, तो आदमी को फिर कॉर्निया के चलते जो नहीं दिख रहा था वो दिखना चालू हो जाएगा। तो अभी भी इतना ह्यूज बैकलॉग है इंडिया में, पूरे देश में हमारे, और बिहार में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि बिहार में तो ये बहुत पीछे, बहुत बाद में चालू हुआ है। तो इतने लोग हैं जो कि कॉर्निया की कमी के चलते ब्लाइंड हैं। अगर हम लोग ये प्रण कर लें, या सब लोग सोचे कि हम लोग अपने डेथ के बाद अपने कॉर्निया को डोनेट कर दें, तो कई लोगों को रोशनी मिल सकती है। और क्या ये सिर्फ कॉर्निया, जैसे ब्लड बैंक होती है, कॉर्निया बैंक हमारे पास रहता है, कितने दिन तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? इसको हम लोग, जैसे कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं जी। एक तो हुआ कि हम उसको 6 दिन तक भी रख सकते हैं सॉल्यूशन में, 4 से 6 दिन तक, लेकिन जितना जल्दी हम उसको ट्रांसप्लांट करें उतना जल्दी उसका रिजल्ट ठीक रहता है। तो ऐसा है कि जैसे कि एक आदमी की मृत्यु होती है तो 2 कॉर्निया उपलब्ध होता है। जी। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि एक कॉर्निया से भी 2 लोगों को लगाया जा सकता है, मतलब कि एक आदमी की मृत्यु से 4 आदमी को लाभ मिल सकता है। और अभी समझिए कि पूरे देश में लगभग 50,000 कॉर्निया एक साल में आ पाता है, उसमें से 25,000 यूज करने लायक, जबकि रिक्वायरमेंट 1 लाख हर साल, और ये बहुत सालों से है, और ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो चीज़ ऐसा है कि चूंकि ये लोगों के भावना से जुड़ा हुआ चीज़ है, मृत्यु के बाद लोग है कि सोचते हैं नहीं कि अगर हम इसको देंगे तो कॉर्निया देंगे तो शायद अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ और लोगों को इससे दूर भागना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास 25,000 अवेलेबल है और 1 लाख की जरूरत है, तो 1/3 हम दे पा रहे। लेकिन सर, इसका प्रचार प्रसार, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी आई हॉस्पिटल है, मुझे लगता है कि लोगों को भी जानकारी कमी, अगर इच्छा भी होगी तो कहाँ जाए। एक तो निश्चित है कि कोई आई हॉस्पिटल है तो वहाँ निश्चित वो तो उनको मिलेगा और वो रास्ता मिलेगा, डोनेट कर सकते हैं। और एक है कि हम मृत्यु के पहले कैसे हम बॉन्ड साइन करें, इसका लोग, इवन मुझे भी, मैं इतना जागरूक हूँ, डिजिटल दुनिया में रह रहा हूँ, डिजिटल चीज़ें करता हूँ, लेकिन मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। तो कैसे मालूम चले, और आपके संस्थान के माध्यम से कैसे प्रचार प्रसार करें कि भाई आप यहाँ जाके रजिस्टर कर लीजिए कि आप पहले से आई डोनेट कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको निश्चित बताता हूँ कि हम जनता लोग निश्चित डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन शायद इंफॉर्मेशन के अभाव की कमी ये नहीं कर पाते। उस पर तो आप प्रकाश डालिए सर। देखिए, इसमें तो केवल एक आदमी का प्रयास से ये संभव नहीं है, पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा। इस समाज में जैसे सब आते हैं, जैसे एनजीओ जाते हैं, सोशल मीडिया आता है, आप जैसे लोग आते हैं, या सरकार में जो मंत्री लोग हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बातों की वैल्यू ज़्यादा है, या समझिए कि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए या कलाकार लोग। मुझे याद है ऐश्वर्या राय जी ने आंखों का डोनेशन का प्रचार किया, तो उसके बाद वो बंद हो गया। शायद दूरदर्शन को भी, जिसपे सबसे ज्यादा व्यूवरशिप है, और हर न्यूज चैनल का भी जिम्मेवारी है, बिना पैसा लिए, बिना एक वॉलंटरी ये मैसेजिंग करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि जितने मीडिया वाले लोग हैं, जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, एटलीस्ट आई डोनेशन का फिर से वो प्रचार प्रसार करे। कम से कम इन 75,000 से ज्यादा लोगों को हर साल रोशनी मिल सके, क्योंकि सबसे वाइटल पार्ट है दृष्टि, और वही नहीं रही तो पूरी दुनिया अंधकार है। और एक छोटा सा पहल से आप एक इंसान 4 लोगों की जिंदगी और उनको रोशन कर सकता है। तो इसमें जैसे एनजीओ का भी बहुत रोल है। तो एक एनजीओ जो कि बिहार में बहुत अच्छी से काम कर रही है, दधीची देहदान समिति, वो है कि काफी दिनों से लगी हुई है अवेयरनेस स्प्रेड करने में, पार्कों में जाके लोगों को जागृत करना, उसके बाद फंक्शन करते रहना, उसमें फंक्शन में जो डोनेट करने वाले फैमिली उनको पुरस्कृत करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनके घर जाके उनके सर्टिफिकेट देना, ये काम बहुत सालों से करती आ रही है। और जिसमें कि अब ये चूंकि ये कोई पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जी लेकिन हम इस मंच से ये कहना चाहेंगे कि पहले इसमें हमारे लेट सुशील मोदी जी ने बहुत काम किया, जी, वो गंगा बाबू बहुत बहुत काम करते हैं, जी और इसमें एक विमल जैन जी हैं जिनको कि पद्मश्री से नवाजा भी गया जी, है बहुत इसी बढ़िया। चीज़ के लिए। उसमें बहुत दिन रात लगे रहते हैं, तो जिसके चलते कि अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। और आई बैंक पहले तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में जो क्षेत्रीय चक्षु संस्थान वहाँ पे चालू हुआ, अब है कई जगह पे, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज में है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में, दरभंगा में, हर एक मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट धीरे धीरे हम लोग के प्रयास से ये खुला है। जिसके चलते अब है कि आपको कहीं किसी को ज़रूरत है कि हम अगर मन में चाहत है कि हम आई डोनेट करना चाहते हैं, तो कई जगह नंबर्स भी डिस्प्लेड है। तो रीची देहदान समिति को भी फ़ोन करेंगे तो हम लोग उसको कैसे लाइन अप कर सकते हैं, वो हो सकता है या क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में या पीएमसीएच में कांटेक्ट किया जा सकता है। मैं इस पॉडकास्ट में नीचे सबटाइटल में निश्चित जब इसको रिलीज करेंगे, ऑन एयर करेंगे, निश्चित में जोर देंगे कि भाई आप नेत्रदान करें। और कहा जाता है नेत्रदान महादान, जी इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और मैं भी लोगों से अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ नेत्रदान दान करें। और सर इस स्टूडियो से निकल के सबसे पहले तो मैं अनरोल करूंगा कि भाई मेरी आंखें दान की जाए, और कम से कम मैं अगर 4 लोगों के मेरे मरने के बाद 4 लोगों की रोशनी मिले, इससे ज़्यादा सौभाग्य मेरा हो नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये अपील की और लोगों को भी जागरूकता आनी चाहिए कि भाई नेत्रदान करें, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, ये महादान है। तो सर चलिए अब हम लोग अपने जनरल क्वेश्चन राउंड से हट कर कुछ थोड़ा लाइटर राउंड पे आते हैं, जो हमारा 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन ऑफ कोर्स राउंड है कि भाई जिसमें भौकाल राउंड कहते हैं। तो सर आप तैयार हैं भौकाल राउंड के लिए? तो लाइटर राउंड रहेगा, बहुत सीरियस का सवाल तो हो गया। तो चलिए सर पहला सवाल, सुबह की चाय अदरक वाली या ग्रीन टी? अभी तो मैं ग्रीन टी लेता हूँ। ग्रीन टी लेते हैं। छुट्टी का दिन परिवार या अस्पताल? नहीं, छुट्टी तो पूरा परिवार के साथ। परिवार के साथ। भोजपुरी गाना या सूफी म्यूजिक या कोई और? सूफी ज्यादा पसंद। देखिए हम लोगों ने सही पकड़ा। आईपीएल, T20 या फिर कोई और स्पोर्ट्स? T20 इंटरटेनिंग एंड फास्ट एंड पावर पैक, समय भी कम लगता है, मजा भी आता है। गंगा किनारे टहलना या मॉल की कॉफी? गंगा किनारे। चलिए आप तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली। चलिए सर आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया पहले राउंड का। अब हम आते हैं काहे राउंड में। अच्छा ठीक है। एम्स की पढ़ाई के बाद जब 90% डॉक्टर मेट्रो जाते हैं, आपने बिहार आने को क्यों चुना? काहे? क्योंकि मुझे लगा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मिट्टी की सुगंध ने आपको बुलाया। क्या शुरुआत में बिहार के मरीजों को यह यकीन दिलाना सबसे बड़ा संघर्ष था कि 500 रुपए में दिल्ली जैसा इलाज संभव है? जरूर, क्योंकि लोग जो कहावत है ना कि दूर का ढोल सुहावन, वही वाला बात। थोड़ी दिक्कत तो थी, लेकिन चूंकि एक बैकग्राउंड अच्छे इंस्टीट्यूशंस का होने के चलते लोगों को फेथ था। कन्विंस करना आपके लिए सुलभ रहा। अपने बिहार झारखंड में पहली बार लैमिनार फ्लो ओटी क्यों शुरू किया? विरासत या वैज्ञानिक जरूरत थी? ये वैज्ञानिक जरूरत, और वैसे तो कहा जाए कि इसके बिना भी काम चल सकता है, बट अपने आप को टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रखने के लिए जो एक अंदर से चाह है, उसी की वजह से। तो क्या हम सर कह सकते हैं कि आज बिहार आई चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा के मामले में स्वावलंबी है? सारी ट्रीटमेंट आज हमारे बिहार में मौजूद है, हमें बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सारी सुविधाएं आज उपलब्ध है, और लोग केवल गलतफहमी में बाहर जाते हैं या संतुष्टि के लिए जाते हैं, जिसका कि इलाज अब कहीं संभव नहीं है, वो एक संतुष्टि के लिए बाहर जाते हैं। या कुछ लोगों में जिसमें कि एक तो जो हैबिट होता है कि बिहार में सब कुछ खराब है, उन लोगों। जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, हम बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और वी कैन मैनेज एवरीथिंग। निजी अस्पतालों में मुनाफाखोरी का आरोप क्यों लगते हैं? क्या चिकित्सा सेवा से ज्यादा आज बिजनेस बन गया है सर? अब जो पुराने लोगों में ये अप्लीकेबल नहीं, लेकिन नए लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीज़ें आजकल इतनी महंगी हो गई, इक्विपमेंट इतनी महंगी हो गई हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, लेजिस्लेशंस में भी इतने सारे चीज़ प्रावधान आजकल हो गए हैं कि लोग चाहते हैं कि जो हम उधर इतना खर्च हो रहा है कहीं ना कहीं से जल्दी ऊपर करें। इस चक्कर में ज़रूर खास करके नए लोग जिनके पास आजकल पेशेंस की कमी, लोग चाहते हैं कि आज के आते साथ तुरंत हम काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, उनमें ये जुड़ी ये आ गई है। कैटरेक्ट सर्जरी में AI असिस्टेड IOL कैलकुलेशन से क्या ह्यूमन एरर पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ऑलमोस्ट रिजल्ट अब है कि कह सकते हैं कि नियर परफेक्ट, आप जैसे कि कहते हैं कि जैसे जवान लोगों में जो रोशनी होती है उस तरह की रोशनी अब दी जा सकती है। तो एरर के बिल्कुल गुंजाइश बिल्कुल नहीं के बराबर है। डॉक्टरों में बिहार में रोकने की सबसे बड़ी पॉलिसी लेवल
कमी कहाँ है डॉक्टर साहब? बिहार में तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे जगहों में रोकने की पॉलिसी नहीं है। जैसे डॉक्टर्स को आप अगर छोटे जगहों पे वो सारी सुविधाएं दें, उसको उस तरह का कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप सुविधा देते हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरी या कुछ इंसेंटिवाइज करते हैं, तो हमको लगता है लोग बाहर में भी रहेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है उससे आप साधारण काम कराएंगे, खुद जैसे आँख के डॉक्टर से आप अगर बुखार का इलाज कराएंगे तो वो नहीं टिकेंगे। तो अगर थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको एक्स्ट्रा कुछ सुविधा दी जाए तो छोटे शहरों में भी इसको रोका जा सकता है। पटना को ईस्ट इंडिया का मेडिकल हब बनने से कौन सी 2 चीजें रोक रही हैं आपके अनुसार? एक तो जो लोगों की आम धारणा कि बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य है या बिहार के लोग शायद उतने अच्छे नहीं हैं, ये थोड़ी सी लोगों में समस्या है। बट स्टीरियोटाइप, हाँ, ये एक इमेज है, लेकिन ये इमेज धीरे धीरे बहुत चेंज हुआ है। तो बहुत सारे एडजॉइनिंग स्टेट के भी लोग पेशेंट अब बिहार आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल के पेशेंट भी बिहार आते हैं। तो बदलाव आ रहा है। ग्लूकोमा को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं और कई बार उस समय तक आदमी को पता नहीं चल पाता है जब तक कि रोशनी पूरी चली नहीं जाती है। तो जैसे कि मोतियाबिंद में लक्षण है कि आपको दिखना कम होगा शुरू में, आप बहुत पहले डॉक्टर्स के यहाँ पहुँच जाते हैं। ग्लूकोमा में ये चीज़ नहीं होता है, ग्लूकोमा में कुछ भी लक्षण नहीं होता है जब तक कि आपकी पूरी रोशनी ना चला जाए। तो वही है कि भाई अपना आंखों का जांच समय समय पर करवाते रहे। डायबिटीज को आई डिजीज का मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है? डायबिटीज के चलते जो आँख का हर एक भाग अफेक्टेड होता है। जैसे कि मोतियाबिंद 10 साल पहले आएगा, 10 गुना ज़्यादा आएगा, ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है जो आँख का रेटिना, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं जी। वहाँ ब्लड आ जाता है, सूजन आ जाता है, और ऑप्टिक नर्व मतलब नस में भी सूजन आ सकता है। तो हर एक पार्ट को वो काफ़ी हद तक उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए समझिए कि वो प्रॉब्लम है, डायबिटीज के चलते कई प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 लाख का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के सौजन्य से दिया है, लेकिन क्यों निजी अस्पताल पेशेंट्स को एडमिट करने में आयुष्मान कार्ड या पॉलिसी के तहत एडमिट करने में हिचकिचाते हैं? ऐसी बात नहीं है। जितना भी आयुष्मान वाले हॉस्पिटल को हम लोग जानते हैं, लोग तो करते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि जैसे कि एक आँख का अस्पताल हम लोग तो कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होता है मान लीजिए, उसके लिए हम लोग पेशेंट को डिनाई करते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं जो कि जो फैसिलिटीज, जो सुविधा आपके यहाँ है, उसमें आप आयुष्मान कार्ड को लेते हैं, जो नहीं है उसमें ही आपको ना करना पड़ता है। एक और सवाल है, काहे भारत में और खासकर बिहार में मेडिकल टेस्ट इतना महंगा है? कोई जांच है, अगर कोई बीमारी उसके संबंधित मेडिकल टेस्ट, अभी आपको पता ही है, अभी जो बहुत फेमस हो रहा है कैंसर, 8 रुपए 35 रुपए उसमें आप एक्सरे करवा रहे हैं रिपोर्ट के, लेकिन हमारे संस्थानों में अभी मेडिकल टेस्ट बहुत महंगा है। क्या कारण है, काहे? मेडिकल टेस्ट बहुत महंगे नहीं है, ये एक कंपैरेटिव टर्म है। आप किसी से तुलना करते हैं जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से तुलना करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इवन जो सरकारी अस्पताल भी है, जैसे इंदिरा गांधी और भी है, वहाँ भी चार्ज लगता है, सब लगता है। एम्स में भी कुछ पैसे लगते हैं, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट कॉस्टली है, सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होता है, सारा कुछ होता है, उसको एक कैलकुलेट करके एक निकाला जाता है कितना खर्च आ सकता है। MRI की मशीन बहुत महंगी होती है, सिटीजन कोई भी चीज समय समय हम रिवाइज करते रहते हैं। हाँ, रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन यही सब चीजों को तो बाईपास करने के लिए सरकार ने इतना जो आयुष्मान योजना लाई है, लोगों गरीब लोग तो उसका लाभ उठा ही रहे हैं। तथा साथ में कई सारे हॉस्पिटल जैसे PMCH हो गए, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो गए, जहाँ पे कि फ्री में सुविधा उपलब्ध है। तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो हमेशा सुविधा उपलब्ध है ही। बाकी जहाँ पे है वहाँ पे तो है कि जब मरीज को लगता है कि शायद मुझे बेहतर टेक्नोलॉजी से बेहतर मुझे रिजल्ट मिल सकता है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस है जो कि वहाँ पे खींच के लाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए हम लोग सेकेंड राउंड काहे राउंड काफी अच्छे तरीके से आपने इनको जवाब दिया। अब हम तीसरे राउंड की तरफ आ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार की बात। तो डॉक्टर साहब आप तैयार हैं? पहला सवाल, अंध मुक्त बिहार का सपना जमीन पर कितना % पूरा हुआ? पहले की तुलना में जब मैं यहाँ पे 1996 में जब आया था तो गिने चुने संस्थान थे। इंदिरा गांधी जो कि समझिए कि 1995 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 1996 में आया। उस समय बहुत ही प्रिमिटिव काम यहाँ हुआ करता था बिहार में। अभी मैं जब तुलना करता हूँ तो हर एक शहर में बहुत ही एडवांस्ड आईएस क्लिनिक हो गए,
बहुत सारे सेंटर्स और कई जगह है कि जैसे आई डोनेशन की भी बात हुई, जी कॉर्निया कलेक्शन या उसकी सर्जरी भी, ट्रांसप्लांटेशन भी होने लगी। पहले रेटिना का काम जो कि बिहार में होता ही नहीं था, लोग इसके लिए शंकर नेत्रालय दिल्ली जाते थे, पटना में शुरुआत हुआ। अब है कि अब छोटे छोटे शहरों में भी रेटिना का काम होने लगा। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि एटलीस्ट हम अपने समय में 1996 से लेके अभी तक कम से कम 20 गुना इसमें हम लोग इसमें देखते हैं कि बहुत जरूर बढ़ोतरी हुई है। नंबर ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी परफॉर्म, नंबर ऑफ अदर बीमारी जिसको कि लोग पहले भेजते थे बाहर, जो कि यहाँ नहीं होता था, अब सब यहाँ होने लगा। और बहुत सारे यंग लोग जो कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेन होके अब बिहार में वापस आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी आ गए, वो भी अपने चेन्स ऑफ डॉक्टर्स को, बाहर वाले डॉक्टर्स को यहाँ पे ला रहे हैं। तो मतलब कि आय का जो केयर है काफी बड़ा है। तो हम अंधत्व मुक्त बिहार की तरफ तेज बढ़े, और गाँव में भी ये आप देख पा रहे हैं। अगले 5 साल में आप बिहार को आई केयर सिस्टम में किस रूप में देखना चाहते हैं? अभी जैसे स्थिति ये आ गई है कि लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 5 साल में ऐसा देखना चाहते हैं कि जो भी लगभग डेवलप्ड स्टेट है अगल बगल वाले, वहाँ के भी मरीज सोचे कि हाँ बिहार में ये सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि अपना जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान, जो IGMS में अभी 180 करोड़ की लागत से एक नई बिल्डिंग बनी है। अच्छा। ये स्टेट ऑफ आर्ट, यहाँ पे 40 कंसल्टेंट की अभी पोस्ट टीम है। राजेंद्र नगर हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शंकरा हॉस्पिटल, ये सारे जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जी, ये बहुत अच्छा काम कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, करने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे अगल बगल वाले प्रदेश के मरीज भी यहाँ आना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या कभी लगा सर काश मैं बिहार से बाहर चला जाता? नहीं, मुझे ऐसा कोई रिपेंट अभी तक तो नहीं है, क्योंकि जो मुझे यहाँ प्यार स्नेह मिला, जो मुझे हर तरह से अगर देखा जाए, मैं फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हूँ, समाज में मेरा एक नाम है, और इतने सारे मरीजों को मैंने सेवा दी है। पता चलता कहीं मिलते हैं बोलते हैं मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरे इनका ऑपरेशन आपके यहाँ हुआ। तो ये जो खुशी है मुझे बाहर नहीं मिलती है। सर वो तो है सर, आपका नाम एक टॉप आई स्पेशलिस्ट के रूप में आज पूरे बिहार और शायद बिहार से बाहर भी जाना जाता है। मैं जिससे भी पूछा, जिससे भी जाना, सर आप ही का नाम लिया गया। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार में। सर एक सवाल, कभी गरीब मरीज को अगर फीस नहीं दे पाए तो आप कैसे निर्णय लेते हैं? नहीं, वो तो इवन कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे यहाँ जो कि पैसा देते हैं लेकिन उनका पहनावा से लग जाता है, तो उनका ऑपरेशन वगैरह हम खुद कुछ कम कर देते हैं उनको। और पुअर पेशेंट को तो ऐसे भी फी वापस भी कर देते हैं, जैसे पता कई बार रहता है। और मैं एक चीज़ इस मन से बोलना चाहता हूँ कि अभी भी आयुष्मान की योजना है तो कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि कैसे मुझे आयुष्मान कार्ड बनवाना है, उपयोग करें, हाँ, बनवाएं। बहुत कमजोर, कुछ मतलब कि रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, या कुछ मजदूर जो काम करते हैं, राजमिस्त्री लोग आ जाते हैं कभी कभी कुछ लेके बीमारी जिसका इलाज करना पड़ता, बोलता है तुम्हारे पास आयुष्मान क्यों नहीं, बोलता है मेरे पास नहीं है, पता ही नहीं। कुछ लोगों को तो हमने हेल्प किया है कि बिहार सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री राहत कोष है, उससे उसको हेल्प करने का इलाज हो सके, बात करके वहाँ पे भिजवा के भी मैंने उसको हेल्प करने की कोशिश की। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग उस तरह के मरीज में लोग, मेरा भी एक चैरिटेबल एक विंग है, मोहनी देवी मेरी माँ के नाम पे चैरिटेबल, उसमें की कुछ पेशेंट्स का हम फ्री कर देते हैं, ऐसा जो होता है। तो आप एक तरह से बहुत गरीबों का भी बहुत सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा जान के। अगर आपको सरकार को 3 सुझाव देना पड़े आई केयर सुधार के लिए तो वो क्या होंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले कि अभी जो पीजी जो करके निकल रहे हैं उनको एक बॉन्ड जो है, जैसे आई से पीजी करने के बाद है कि एक ट्रेन डॉक्टर निकले हैं जी, उनको पता चल रहा है कि उनको पेरीफेरी में पोस्टिंग करनी है, ऐसे जगह पीएससी या जहाँ पे कि आएगा कुछ इक्विपमेंट ही नहीं है, तो पता चला जो सीख के गए हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों को चाहिए कि या तो है कि सुविधा उपलब्ध करे या कोई अच्छे संस्थान में और उनको प्लेस करे ताकि वो फर्दर स्किल डेवलप कर सके। दूसरा है कि जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जो थोड़े पहुंच वाले होते हैं उनको आयुष्मान कार्ड बन जाता है, ये सरकार की या उनमें जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोग को चिन्हित करके उसको आयुष्मान कार्ड बनवाए, ताकि आंखों में सबसे ज्यादा इफेक्ट वही रिक्शा वाले, मजदूर, मिस्त्री, उन लोगों को ज्यादा है क्योंकि वो लोग एक क्रिटिकल जॉब में भी करते हैं। रिक्शा वाले तो खैर गर्मी में हमेशा आई एक्सपोजर, धूप के एक्सपोजर में ही रहता है, तो उनके पास अगर कार्ड भी नहीं, सुविधा भी नहीं है और सबसे हाईली रिस्क जोन में काम कर रहे हैं तो उनको तो बहुत जरूरत है। तीसरा मुझे लगता है कि जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हॉस्पिटल्स के ऊपर बनाया गया है
उसका क्रियान्वयन बहुत ही सरल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेशन लेने के लिए इतना दौड़ना पड़ता है, और अब मैं कैसे बोलूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं उसको पाने के लिए, तो काफ़ी क्लियरेंस विंडो अभी भी बहुत टफ रहा है, और अभी पॉलिसी अभी भी इजी नहीं है। पॉलिसी अगर है, मान लीजिए अगर जेन्युइनली अगर दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें हर चीज़ में हिसाब किताब कुछ अलग यहाँ पे रहता है, फाइल को दबाना, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, फास्ट क्लियरेंस हो। मैं भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब के इन सुझावों को माने, क्योंकि ये बॉटल नेक होता है किसी भी अगर हमें भी बिहार को एक तरह से देखा जाए तो मेडिकल टूरिज्म के नक्शे पर अगर और सशक्त बनाना है, तो इन विंडो क्लियरेंसेस, पॉलिसी क्लियरेंस को फास्ट हो, सुगम हो। और आज तो डिजिटल एरा युग है। आज अगर हम बैंक में जाना नहीं पड़ता हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बैंक हमारे पास आता है, तो क्या हम इस पॉलिसी की तरफ नहीं जा सकते? या वो डिपार्टमेंट हेल्थ केयर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो एनजीओ हो, या जो संस्थान जो पॉलिसी मेकर, क्या वो डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं आ सकते? या फिर वो विंडो कि एक सिंगल चेकलिस्ट के थ्रू क्यों नहीं दूर हो सकती? ये सब चीज करेंगे तो शायद हम लोग आज बिहार को मेडिकल टूरिज्म की तरफ ले जा सकते हैं। जो आप मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि जिनके रिलेटिव्स या तो गल्फ में काम कर रहे हैं या इधर उधर हैं, वो लोग आते हैं ऑपरेशन करा के, यहाँ छुट्टी लेके आते हैं, ऑपरेशन करा के बिहार जाते हैं। हमारे कई सारे पेशेंट्स हैं जो कि बोले हम आए हैं इसी के लिए, कि वहाँ से अब जो गल्फ में काम कर रहे हैं आते हैं। ऐसे कई पेशेंट हैं कि जो कि आते हैं करा के चले जाते हैं। तो टूरिज्म का एक वो पैसा जो उधर बर्बाद होता है वहीं वेस्ट होता है। यहाँ पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं दोहा में गया, डॉक्टर ने पूछा कि तुम तो इंडिया से लगते हो, हाँ किस स्टेट में? तो बिहार। तो ठीक है, मैं तो इलाज कर दूंगा। खैर वहां तो मुझे फ्री हो ही रहा था, लेकिन बोला कि लेकिन बेटर होगा। और वो बेटर इसलिए रिकमेंड नहीं किया कि तुम बिहार में इलाज करो कि चलो पैसा तो मुझे वहां भी नहीं लग रहा था, इसलिए कहा कि शायद बेटर इलाज हो सकता है। तो वो कॉम्पिटेंसी तो हमारे बिहार में है। तो ये, और अगर ये थोड़ी पॉलिसी और चीजें अगर सुगम हो तो शायद हम एक अग्रणी स्टेट बन सकते हैं मेडिकल टूरिज्म की तरफ। और खासकर बहुत से ऐसे देश जो नेपाल है, मॉरिशस है, फिजी है, जहाँ बिहारियों की इतनी ज्यादा संख्या, देखा जाए बिहारी तो हर जगह है, तो निश्चित चाहेगा कि भाई चलो छुट्टी भी मिल जाए और इलाज भी हो जाए, तो निश्चित आएगा। तो इससे भी हमारी काफी रेवेन्यू आएगी। 2030 में बिहार को आप किस रूप में देखना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में? अभी से मान लीजिए 4 साल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इसमें मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहा है, बिल्डिंग अच्छे बन रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो डॉक्टर्स है कि जो अभी जो इतने मेडिकल कॉलेज खुल जा रहे हैं और वहाँ पे टीचर्स की बहुत कमी है। तो जब तक टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, ट्रेनिंग वहाँ सही नहीं होगा, तो मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी अगर स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ के नहीं निकलेंगे तो हो सकता है कि ये हमारे आने वाले दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो। बट अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है और हो रही है। अच्छे मशीनें आ रही है, अच्छे इक्विपमेंट आ रहे हैं। थोड़ी सी कमी मैन पावर की होने वाली है, शिक्षकों की कमी, और शायद भर्ती बढ़नी चाहिए, टीचर्स अच्छे। क्योंकि अगर हम लोग मेडिकल कॉलेजेस तो अब सुनने में आ रहे, देखिए पहले तो एक एम्स पे हम जी रहे थे, अभी ऑलमोस्ट हर स्टेट में, किसी स्टेट में तो 2-2 एम्स है और मेडिकल कॉलेज बड़ी, लेकिन उस संख्या में शिक्षकों की बहुत कमी है उस पर। तो ये यंगस्टर्स जो एमबीबीएस करके निकलते हैं और वो हाई स्पेशलिस्ट बने, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि डेंटिस्ट में भी देखा जाए तो बहुत तेजी से लोग बन रहे हैं, शायद उसको कुछ हद तक इजी माना जाता है, लेकिन आई तो बहुत क्रिटिकल स्पेशलाइजेशन है। आई तो बहुत क्रिटिकल स्पेशलाइजेशन, लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ब्रांच माना जाता है, बहुत ही प्रिसीजन वाला ब्रांच है और इसमें लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं। अच्छा कर सकती हैं। अभी जो पीजी जहां भी हो रहे हैं उसमें 60 to 70% केवल लड़कियां मिनिमम जी एडमिशन्स लेती हैं, क्योंकि उन लोगों का भी चॉइस है ऑप्थेल्मोलॉजी बहुत, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ब्रांच माना जाता है जिसमें ज़्यादा कि बहुत क्लीन है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है और आप बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है लोगों को रोशनी देना, किसी को जो नहीं देख पा रहा उसको आप रोशनी देते हैं, जो उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, जो इसमें कृतज्ञता दिखता है, वो अपने आप को बहुत खुशी देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। तो अब महिलाओं के लिए भी कह सकते हैं जो डेंटल की तरफ जा रहे हैं, एक आई स्पेशलिस्ट बनना एक और अच्छा चॉइस होता है। सर ईएनटी और आई स्पेशलिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने ईएनटी ठीक है, थ्रोट भी है, और क्या ये दोनों अलग स्पेशलाइजेशन? नहीं, अलग है। बहुत पहले दोनों एक हुआ करते थे जी, तो अब है कि एकदम अलग अलग, क्योंकि हर
ऑर्गन एक अलग स्पेशलिस्ट का डिमांड करता है, उसको बढ़िया से आप देखभाल के लिए उसके लिए स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। अब ऑर्गन में भी है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर हो गए, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईएनटी डॉक्टर है सो आँख का इलाज बढ़िया से कर सके या आय वाले को ईएनटी का इलाज कर सके। इसलिए सब स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट को अलग अलग होना जरूरी है। अभी आपको पता है सर, अब एआई समिट चल रहा है, भारत में इतना नाम कर रहा है, और इंजीनियरिंग कोर्सेज भी आज एआई से अलाइन हो गई है। एआई विद इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विद एआई, डेटा साइंस, एआई, और हर जगह कोर्स, इवन एमबीए में भी एआई आ गया। क्या आप भविष्य में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन भी विद एआई निकट भविष्य में आ सकता है? क्योंकि एआई तो बहुत रोल, आपको पता है 2 साल में एक तरह से पूरा एक मनुष्य का ब्रेन डेटा सेंटर्स में रहेगा, और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो शायद एआई रिप्लेस करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा। रिप्लेस बोलने से तो लोग फिर डर जाएंगे, भाई नौकरियां जाएंगी, लेकिन एक तरह से डेटा सेंटर्स में लोगों का पूरा मस्तिष्क, पूरा एक तरह से डेटा उस मशीन में या डेटा सेंटर्स में रहेगा, जिससे आपको आसानी होगी एनालाइज करने के लिए, और भविष्य में चिकित्सा में भी काफी मदद मिलेगी। तो क्या हम फ्यूचर में ऐसे कोर्सेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेडिकल साइंस में विद एआई? जैसे कि अभी हर एक स्पेशलिटी में तो एआई कुछ न कुछ रूप से प्रवेश कर गया है, तो उसमें तो साथ साथ थोड़ा सा बहुत पढ़ाई चल रहा है। जैसे कि कई सारे प्रेजेंटेशन आजकल होते हैं एआई इन ऑप्थेल्मोलॉजी या एआई इन फलाना फलाना। तो अब होगा, हमको लगता है कि एआई को कैसे प्रॉपर ढंग से आप यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर डिजीज में भी कि एक चैप्टर तो आना ही आना है इसमें। एक अलग से स्पेशलिटी इसकी पढ़ाई होने की संभावना मुझे कम दिखती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में अभी भी है कि जो डॉक्टर का ब्रेन जो है कि जो डिसीजन मेकिंग या एनालाइजिंग पावर है, किस सिचुएशन में क्या करना है, वो एआई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरा कि जो सर्जिकल ब्रांच है उसमें मशीन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो सर्जिकल स्पेशलिटी में आप ऑपरेशन करते वक्त, और रोबोटिक सर्जरी आ गई है, लेकिन फिर भी रोबोट को चलाने वाला या कुछ कंट्रोल करने वाला तो सर्जन ही होगा। ह्यूमन बीइंग इज रियल, आर्टिफिशियल चीज पे बैठने मुश्किल। हाँ, मशीन उसमें टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगी, प्रेसिजन बढ़ जाएगा, टाइम शायद आपका बच जाए और आप ज्यादा अच्छे से कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ अच्छा रिजल्ट दे सकें। इसमें जरूर गुणवत्ता में बढ़ोतरी तो जरूर होगी। सर, नए युवा जो एम्स और पीएमसीएच से पास होके निकलने वाले हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश? मेरे लिए यही है कि आप जिस स्पेशलिटी को चुने हैं वो पूरा लोगों के एक तरह से सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। तो प्राइम मोटो तो हम लोग का है कि भाई हम लोग को दूसरों को सेवा देना है। जरूर इसमें ये बात है कि आज के जीने के लिए तो पैसे की भी ज़रूरत है, बट एक बैलेंस करके चलना है कि हम लोग जो सेवा देना है तो बहुत ही ऑनेस्टली देना है, और आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। पैसे कहा जाता है कि मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सर्विस। आप अगर अच्छे से काम करें तो नेचुरली सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए आप उस पर ध्यान दें कि कैसे आप अच्छे से अच्छा काम कर सकें, कैसे आपके पास जो भी मरीज तो दुख तकलीफ लेके आ रहे हैं उसको कैसे आप अच्छे से अच्छे इलाज कर सकें, कम से कम में ऑनेस्टी के साथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनेस्टी के साथ जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे करें, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो नहीं करें। उस एथिक्स और ऑनेस्टी को पालन करेंगे तो नेचुरल है कि आप लॉन्ग टर्म में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, और आपको जो सुकून मिलेगा, जो मन में शांति मिलेगी, उसका कोई जवाब नहीं। तो आप आज डॉक्टर पीके पॉडकास्ट में आज आपने डॉक्टर सुभाष प्रसाद से हुई बातें देखी, हमें याद दिलाती है कि भाई जब सपने बड़े हो, संकल्प अडिग हो, तो बिहार की धरती पर भी विश्व स्तरीय चिकित्सा रोशनी जला जा सकती है। चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति निभाई जाने वाली जिम्मेवारी और सेवा का एक पवित्र संकल्प है। आप देख रहे थे डॉक्टर पीके पॉडकास्ट। ये वो मंच है जहां बिहार की सेहत पर बात होती है, बिहार के सपनों को आवाज मिलती है और बिहार के भविष्य की नींव रखी जाती है। मिलते रहेंगे ऐसे ही एक प्रेरक और शख्सियतों से और बदलाव की कहानियों के साथ। तब तक याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने डिटेल में हर विषय में बात किया, खासकर वो आई डोनेशन वाला और एआई टेक्नोलॉजी पे आपने बात की, और आज जिस तरीके से बिहार
एक स्वावलंबी बन रहा है आई चिकित्सा में, नेत्र चिकित्सा में, और जो आपका खुद का एक तरह से कंट्रीब्यूशन बिहार और शायद बिहार के कितने सारे स्टेट, और आपने 1 लाख से भी ज़्यादा सर्जरी की है और एक बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध नाम, एक विश्वसनीय नाम बन गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत डॉक्टर बहुत साहब। धन्यवाद।